हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। राइट, एज यू नो वेरी वेल, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड so many types of contraceptive devices in my last class. So today I am going to start from the implants, another contraceptive device that you call implants. जितनी भी मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बताई है, मेजोरिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर देयर, राइट, सो मेनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर देयर। इसमें सबसे ज्यादा फेलियर के जो चांसेस होते हैं, सबसे कम जो रेट ऑफ फेलियर होता है वो होता है इम्प्लांट्स का। दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। लेस देन 1% फेलियर चांसेस होते हैं इम्प्लांट्स के। आर यू गेटिंग और नॉट? और ये जनरली लंबे समय तक, जैसे आप IUDs इस्तेमाल करते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, या इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी आप इनको बोलते हैं, तो ये जो आप इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए काम में आते हैं। राइट, जनरली इनको इस्तेमाल किया जाता है अगर इफ एनी फीमेल वांट्स ए डिले प्रेगनेंसी, वांट्स द गैप बिटवीन द टू चिल्ड्रन, देन दैट फीमेल यूज सच काइंड ऑफ डिवाइस लाइक IUCD। ऐसे ही अनदर डिवाइस है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जो होते हैं वो भी हाईली सक्सेसफुल होते हैं, इनके फेलियर रेट सबसे कम होते हैं, लेस देन 1% एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और इनको भी एक प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए या स्पेस चाइल्ड के लिए इन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। So I am going to discuss about implants. Listen carefully. Implants की हम बात करते हैं। ये जो implants होती हैं ये प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइसेस हैं। पहली बात तो ये कि इनमें प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइसेस, प्रोजेस्टिन कंटेनिंग डिवाइसेस, right, these are mainly used for the purpose of delay pregnancy, mainly used for the purpose of delay pregnancy। प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। वेरी लेस फेलियर रेट, इनका जो फेलियर रेट है वो बहुत ही कम होता है। इम्प्लांट्स को जनरली इंसर्ट किया जाता है, इनको इम्प्लांट्स को जो है जनरली प्लांट किया जाता है सबडर्मली, स्किन में इनको इंसर्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? स्किन में इनको जनरली इंसर्ट किया जाता है, खासकर इन द स्किन ऑफ फोर आर्म की स्किन में जनरली इनको इंसर्ट किया जाता है इनके इफेक्ट के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट भी आप जरूर लिखिएगा। दीज डिवाइसेस मेनली इंसर्टेड इनटू स्किन, अंडर स्किन इनको इंसर्ट किया जाता है, और वो भी सबडर्मली इनको इंसर्ट किया जाता है। राइट, मेनली इंसर्टेड इनटू द स्किन, वो भी सबडर्मली इनको स्किन में इंसर्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? फॉर देयर लॉन्ग इफेक्ट्स, लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स के लिए इनको स्किन में सबडर्मली इंसर्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो इम्प्लांट्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स आर देयर? इम्प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। There are mainly two types of implants. एक होता है नोर प्लांट और दूसरा होता है इम्प्लानन। नोर प्लांट एंड इम्प्लानन। अब ये नोर प्लांट क्या है? ये जो नोर प्लांट है, नोर प्लांट हम इसको बोलते हैं नोर प्लांट। ये जो डिवाइस है, अगर मैं इस डिवाइस की बात करूं तो इसमें 6 स्मॉल सिलिकॉन रोड्स होते हैं विच कंटेन प्रोजेस्टिन। तो इसमें 6 स्मॉल सिलिकॉन रोड्स होते हैं। ये जो नोर प्लांट्स हैं, एग्जैक्टली इस डिवाइसेस में 6 स्मॉल सिलिकॉन रोड्स, 6 स्मॉल सिलिकॉन रोड्स होते हैं। इनको स्किन में इंसर्ट किया जाता है इन फैन लाइक मैनर, इंसर्टेड इनटू द स्किन इन ए फैन लाइक मैनर। तो एक फैन लाइक मैनर में इनको स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। फैन लाइक मैनर में इनको स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। राइट, इसके अलावा दीज आर इफेक्टिव फॉर 5 years। मैंने बोला कि यहाँ पे स्किन में इनको इंसर्ट किया जाता है एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ सूचर। किसी भी तरह के सूचर की जरूरत नहीं होती है, स्किन में इनको डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है।
इज दैट क्लियर? और दूसरा, ये जो इग्नोर प्लांट्स है, दीज आर हाईली इफेक्टिव, दीज आर इफेक्टिव मेनली फॉर 5 years। तो ये कितने सालों के लिए इफेक्टिव होती है? दीज आर इफेक्टिव फॉर 5 years। वही मैं इम्प्लानन की बात करता हूँ। तो इम्प्लानन में 6 स्मॉल सिलिकॉन डिवाइस नहीं होती है। इम्प्लानन में एक ही रोड होती है, स्मॉल रोड, ओनली सिंगल स्मॉल रोड, और उसको भी स्किन में सबडर्मली फिट किया जाता है, एंड दैट इज इफेक्टिव फॉर 3 years। वो 3 साल के लिए इफेक्टिव है। इम्प्लानन जो है, राइट, ओनली 1 rod, right, which fit into the skin subdermally। ये सिर्फ एक सिंगल रोड सबडर्मली इसको भी फिट किया जाता है। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज इफेक्टिव फॉर 3 years। ये 3 years के लिए इफेक्टिव होती है। इनमें जनरली प्रोजेस्टिन यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन की हायर कॉन्सेंट्रेशन LH के लिए नेगेटिव फीडबैक देती है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होता है। तो जनरली ये इसका एक फंक्शन है, ये इसका एक रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लांट्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आप कंसीडर करते हैं। अब ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आफ्टर दैट आई विल कम टू द सर्जिकल मेथड, है ना। तो यहां पे अगला है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लिसन केयरफुली अबाउट दिस। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की हम यहां पे बात कर रहे हैं। देखिए प्लीज लिसन केयरफुली। अगर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जनरली कब इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर कोई फीमेल, इनको देखिए, इन मेथड्स को, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इनको फीमेल को रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। वंस इन अ वाइल दैट इज ओके, बट ऑन द रेगुलर बेसिस दिस इज नॉट ओके। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये रेगुलर बेसिस पे ओके नहीं है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल जनरली कब किया जाता है? अगर कोई फीमेल जनरली रेगुलर पिल्स कंज्यूम करती है कॉन्ट्रासेप्शंस को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, अगर कोई फीमेल रेगुलर कंज्यूम करती है रेगुलर ओरल पिल, तो और कभी कभार वो भूल जाती है और उसको लगता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, तो इन केस ऑफ मिस्ड पिल्स सी कैन यूज इमरजेंसी। ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जनरली ये इस्तेमाल किए जाते हैं विद इन द रेंज ऑफ 72 hours आफ्टर द इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के 72 hours के अंदर अंदर इनको लिया जाता है। या फिर कोई रेप विक्टिम है, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है किसी को, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गई है, तो उस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर मैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करूं, ध्यान दीजिए प्लीज, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जनरली अडॉप्ट दिस मेथड mainly adopt when in case of mainly adopt in case of इसको अडॉप्ट किया जाता है इन केस ऑफ मिस्ड पिल, अगर कोई रेगुलर पिल छूट गई, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कोई दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गई है तो उस केस में, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट के केस में भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कितने टाइप के हैं, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे इसके जो टाइप्स हैं, सबसे पहला नंबर 1 मॉर्निंग आफ्टर पिल्स,
मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इज ए टाइप ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नंबर 2, एक मॉर्निंग आफ्टर पिल है, इज दैट क्लियर। एक है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा है मिफप्रिस्टोन और यू कैन से एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा कौन सा है? एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की बात करते हैं हम। अगर मैं बात करूं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की, इन केस ऑफ मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, अगर मैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की बात करूं तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, इसको जनरली मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इसलिए बोला जाता है कि दिस पिल्स जनरली राइट टेकन आफ्टर द सेक्स, आफ्टर हैविंग सेक्स, राइट बिटवीन ए कपल देयर इज सेक्स or the coitus during the night time, right? And after that, if the female will take such medicine, that female can protect to them, can protect, right, can protect to own self, right, from the pregnancy. वो pregnancy से अपने आप को बचा सकती है। तो इसलिए इसका नाम मॉर्निंग आफ्टर पिल है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स को प्लान बी भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान बी। इज दैट क्लियर कि प्लान बी है एक तरीके से, also called plan B, इसको प्लान बी कहते हैं। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स वाज इंट्रोड्यूस बाय इंडिया फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 से 2003 में मॉर्निंग आफ्टर पिल्स को इंट्रोड्यूस किया था। एंड these pills generally taken after the gap of 12 hours। हर 12 आवर्स के गैप पे पिल्स ली जाती हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इनको बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि ओविडोन, ओबुरल, नोरल, नॉन जीनोन, ठीक है। तो ये कुछ पिल्स हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की कैटेगरी में आती हैं। इनका 2 पिल्स का कोर्स होता है, 2 पिल्स पहले ली जाती है, उसके बाद फिर 12 घंटे के बाद 2 पिल्स ली जाती है। तो ये मॉर्निंग आफ्टर पिल्स है, ये भी इमरजेंसी पिल्स में आती है। एग्जैक्टली। इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है, दीज आर जनरली टेकन विद इन दी 72 आवर्स आफ्टर हैविंग सेक्स के बाद विद इन 72 आवर्स के रेंज में इन पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर? इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहा जाता है, इमरजेंसी पिल्स आप कह सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। तो यहाँ पे सच पिल्स जनरली टेकन विद इन 72 आवर्स रेंज। इनको 72 आवर्स रेंज में ही लेना पड़ता है। अगर 72 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो मे बी प्रेगनेंसी कैन कंसीव, बट बिफोर द 72 आवर्स इफ यू विल टेक दिस पिल then there will be no chance of pregnancy. Are you getting or not? So this is very simple. So generally taken within the 72 hours range, right? And it also prevent the pregnancy or the conception, right? और ये जो pills हैं इसके कुछ examples मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आई पिल्स का नाम सुना होगा आपने, मार्केट में आती है। अनवांटेड 72, ये सब 72 आवर्स की रेंज में लेनी होती है। आर यू गेटिंग? एक क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, राइट? सपोज दैट कोई फीमेल विद इन 72 आवर्स रेंज अगर कोई इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा लेती है तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव होगी? तो जवाब है नहीं। विद इन 72 आवर्स रेंज female can also plant the intrauterine devices, right, which can also prevent the pregnancy। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि 72 घंटे की रेंज में अगर कोई फीमेल किसी इंट्रायूटेराइन डिवाइस को बॉडी के अंदर प्लांट करवा लेती है तो तब भी इस प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स।
इसके बाद मैं एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स की बात कर रहा हूँ। एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल को आप एंटी अबॉर्शन पिल भी बोलते हैं, सॉरी, इसको अबॉर्शन पिल भी बोलते हैं, राइट। ये अबॉर्शन को इंड्यूस कराने में भी हेल्प करती है, क्योंकि अबॉर्शन के इंड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होती है पिल्स, तो दिस इज कॉल्ड अबॉर्शन पिल ऑल्सो। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट इज एंटी प्रोजेस्टेरॉन। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द anti-progesterone pill. So listen carefully about this. देखिए ध्यान से समझिएगा, एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स की मैं बात कर रहा हूँ। So next is anti-progesterone pill. देखिए प्लीज, I am talking about the anti-progesterone pill. अगर एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल की बात करें तो जो एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल है इसको आप, यानी कि एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ब्लॉक द मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन, यू नो वेरी वेल, एंड दैट इंड्यूस द प्रेगनेंसी एंड दैट मेंटेन द प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का जो काम करता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है, और ये उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है. ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स है. इज दैट क्लियर? दिस पिल ब्लॉक द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या एक्शन है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? For the conceiving of pregnancy and for the maintenance of pregnancy. So all the preparation done by the progesterone, right? That preparation generally removed by this anti-progesterone. तो अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो जितनी भी प्रेगनेंसी में प्रिपरेशन हुई है, जो भी प्रेगनेंसी मेंटेन हुई है, उसका सबका अबॉर्शन हो जाएगा, यानी कि सब अबॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स. दिस एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, राइट, एंड remove all the preparation of pregnancy. Preparation of pregnancy, जितनी भी preparation of pregnancy है उन सभी को रिमूव करने का काम करती है एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स. इज दैट क्लियर? और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मिफप्रिस्टोन. मिफप्रिस्टोन, इसको RU4886 भी बोला जाता है. तो एबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए भी इस पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एंटी प्रोजेस्टेरॉन है. इवन दिस पिल्स ऑल्सो इंड्यूस द एबॉर्शन. ये एबॉर्शन को भी इंड्यूस करने का काम करती है दिस पिल, एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स. और मिफप्रिस्टोन और RU486, दिस इज द पिल, एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल. इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. So this is all about, you know, emergency contraception. Next, the another and the last contraception is permanent contraceptive method, या sterilization method बोलते हैं, या surgical method बोला जाता है. तो अगला है surgical method. Next is surgical method की मैं बात कर रहा हूँ. जो surgical method है वो क्या है? You must understand about this. तो surgical method This will also be known as permanent method, यानी कि ये परमानेंटली किसी भी इंडिविजुअल्स में प्रेगनेंसी को रोक देता है. परमानेंटली किसी भी इंडिविजुअल में प्रेगनेंसी नहीं होगी. तो दिस इज ऑल्सो बी नोन एज परमानेंट मेथड. सर्जिकल मेथड और दी परमानेंट मेथड. इस मेथड में जनरली, इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इसमें ब्लॉक द पैसेज ऑफ स्पर्म्स और ओवम के पैसेज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है. अगर स्पर्म और ओवम का पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, स्पर्म इजैकुलेट नहीं होंगे, ओवम का पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, ओवम फर्टिलाइजेशन साइट तक नहीं पहुंच पाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे नहीं बढ़ पाएगा. इन दैट केस प्रेगनेंसी विल नॉट कंसीव. ये सर्जिकल मेथड है, परमानेंट मेथड है. तो इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है पैसेज ऑफ स्पर्म
या पैसेज ऑफ ओवम को बाय सर्जिकल मेथड से। तो यहाँ पे जनरली इस मेथड में स्पर्म का पैसेज क्या है, मेनली वास डेफेंस को कट करके बांध दिया जाता है। वास डेफेंस को अगर कट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे स्पर्म्स आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ही फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है, राइट, जिससे कि आगे ओवम पास नहीं होगा। तो ये मेथड है सर्जिकल मेथड एंड और यू कैन से परमानेंट मेथड, और इसमें मेनली ब्लॉक द पैसेज ऑफ स्पर्म और मे बी ब्लॉक द पैसेज ऑफ ओवम। यहाँ पे ये जो सर्जिकल मेथड है ये जनरली ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं सर्जिकल मेथड्स? 2 टाइप के हैं। नंबर 1 इज वासेक्टोमी एंड नंबर 2 इज ट्यूबेक्टोमी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी? आई एम टेलिंग यू। अगर वासेक्टोमी की बात करें तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वासेक्टोमी, उसके बाद आफ्टर दैट आई विल कम टू द ट्यूबेक्टोमी आल्सो। वासेक्टोमी क्या है? इन दिस केस कट द वास डेफरेंस, तो वास डेफरेंस को कट कर दिया, कट द वास डेफरेंस एंड टाइट दैट कट करके उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि ब्लॉक द पैसेज ऑफ स्पर्म का पैसेज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, स्पर्म आगे नहीं जा पाता, राइट। ओनली यू नो इजैकुलेशन तो होता है बट दैट विल बी दी ओनली सीमन, नो स्पर्म। यहाँ पे सीमन विदाउट स्पर्म हो जाएंगे क्योंकि स्पर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा। रास्ता क्या है? वास डेफरेंस पढ़ाया मैंने आपको, वास डेफरेंस को कट करके टाई कर दिया, बांध दिया है काट के, तो वासेक्टोमी हो गई। और एंड दैट ब्लॉक द पैसेज ऑफ द स्पर्म, द पैसेज ऑफ स्पर्म विल ब्लॉक, इन दैट केस ओनली सीमन विल इजैकुलेट। सीमन इजैकुलेट होगा लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, विदाउट स्पर्म होगा। इज दैट क्लियर? तो इन दिस केस only ejaculation of semen will take place, सिर्फ सीमन का ejaculation take place करेगा। Is that clear? और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे ऐसा नहीं है if any male perform this vasectomy, अगर कोई मेल इस वासेक्टोमी को परफॉर्म करा लेता है तो उसमें स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाता है। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होगा लेकिन these sperms will be soaked up by the body में जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, टेस्टिस में जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं या आगे जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो उनको इनगल्फ कर जाती हैं, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ स्पर्म विल नॉट ट्रांसफर फर्दर, राइट। इन दिस केस स्पर्म प्रोडक्शन विल कंटिन्यू बट दीज स्पर्म्स विल बी सोक्ड अप बाय द बॉडी। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। तो इन दिस केस आई एम टेलिंग यू, इन दिस केस व्हाट हैपन एग्जैक्टली, देखिए प्लीज, आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। I will discuss in detail about tubectomy also. So first I have to discuss about what? I have to only discuss about vasectomy. ध्यान दीजिएगा प्लीज, देखिए प्लीज। तो इसके बाद what I am telling you, तो यहाँ पे sperm production will be continue, but ये sperm किसी काम के ही नहीं है भाई, and these sperm soaked up by the body. Is that clear? कोई भी फालतू की चीज होती है, फालतू की सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, तो उनको फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो इनगल्फ कर जाती हैं। Is that clear? तो sperms will be engulfed by some phagocytic cells. तो ये हो गया वासेक्टोमी। Now I am going to discuss how many types of vasectomy. This is very simple. Vasectomy is generally of 2 types. ये समझना बहुत जरूरी है। वासेक्टोमी 2 टाइप की है यहाँ पे। नंबर 1 कन्वेंशनल वासेक्टोमी, नंबर 2 मॉडर्न या नॉन कन्वेंशनल वासेक्टोमी। तो मॉडर्न वासेक्टोमी एंड कन्वेंशनल वासेक्टोमी जो पहले से होती आ रही है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल वासेक्टोमी। आज के ज़माने में नई तरह की वासेक्टोमी, इसको हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है। तो जो कन्वेंशनल वासेक्टोमी है इसको स्कैल्पल वासेक्टोमी भी कहते हैं। इसमें चीरा लगाया जाता है, यानी कि स्कैल्पल एक ब्लेड होता है, सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्कैल्पल वासेक्टोमी। अनदर इज मॉडर्न वासेक्टोमी एंड दैट यू आल्सो बी नोन एज नॉन स्कैल्पल वासेक्टोमी। इसको नॉन स्कैल्पल वासेक्टोमी कहा जाता है।
तो यहाँ पे ये स्कैल्पल क्या है, एक सर्जिकल ब्लेड होता है। स्कैल्पल की हेल्प से यहाँ पे स्क्रोटम के उस रीजन पे कट किया जाता है जहाँ पे वास डिफरेंस होती है, और उस वास डिफरेंस को एक्सपोज कर लिया जाता है। निकालने के बाद उसको कट कर दिया जाता है एग्जैक्टली। उन कटिंग एंड्स के बीच में 1 से 4 सेंटीमीटर का गैप रखा जाता है, अदरवाइज तो उनके रीयूनियन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो स्कैल्पल कैसे परफॉर्म करते हैं, आई एम टेलिंग यू। इन दिस केस आई एम टेलिंग यू 1 सेंटीमीटर इंसिजन, इंसिजन मतलब कट किया जाता है ओवर द स्क्रोटम। स्क्रोटम में कट किया जाता है, 2 साइड कट किया जाएगा, क्योंकि 1 पेयर टेस्टिस 1 पेयर वास डिफरेंस, तो 1 पेयर वास डिफरेंस मतलब 2, तो 2 साइड कट किया जाता है। एंड एट दैट रीजन ऑफ द स्क्रोटम वेयर द वास डिफरेंस विल गेट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इंसिजन ओवर द स्क्रोटम। आफ्टर दैट, ये पहला पॉइंट है। इसके बाद क्या किया जाता है इसमें, इसके बाद वास डिफरेंस एक्सपोज्ड, वास डिफरेंस एक्सपोज हो जाती है एंड कट विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल, कट विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल। स्कैल्पल की हेल्प से उसको कट कर दिया जाता है और बाद में उसको टाइट किया जाता है, कट एंड टाइट। आफ्टर दैट कट एंड टाइट एंड टाइड ऑल्सो टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पम्प। वास डिफरेंस को कट कर दिया तो एंट्री आगे नहीं हो पाएगी, है ना, वास डिफरेंस से आगे स्पम्प नहीं जा पाएंगे एग्जैक्टली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अभी किसी मेल ने रिसेंटली वासेक्टोमी कराई है, सपोज दैट 1 दिन पहले वासेक्टोमी कराई है, 2-4 घंटे पहले वासेक्टोमी कराई है, क्या वो मेल किसी फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था वास डिफरेंस से एक आगे रीजन होता है एम्पुला। एम्पुला में टेम्पोरली स्पर्म स्टोर होते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वहाँ पे वो स्पर्म, क्योंकि आप तो वास डिफरेंस से काट रहे हैं ना, अभी एम्पुला वाले स्पर्म तो खाली नहीं हुए हैं, वो तो निकले नहीं है। अगर आफ्टर जस्ट रिसेंटली जस्ट आफ्टर द वासेक्टोमी, अगर कोई आफ्टर द वासेक्टोमी अगर कोई मेल किसी फीमेल के साथ सेक्स करता है तो वो प्रेगनेंसी को कंसीव करा सकता है, क्योंकि एम्पुला में कुछ स्पर्म होते हैं। बट आफ्टर द लॉन्ग टाइम दीज स्पर्म्स विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एग्जैक्टली, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर। तो आफ्टर वासेक्टोमी दिस इज पॉसिबल, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, क्योंकि एम्पुला में भी स्पर्म जो है वो शॉर्टली टेम्पोरेरली स्टोर होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, 1 सेंटीमीटर इंसिजन कट करके वास डिफरेंस को निकाला, वहाँ से कट किया एंड टाइट कर दिया, एंड देयर शुड बी 1 to 4 सेंटीमीटर गैप बिटवीन दी कटिंग एंड ऑफ द वास डिफरेंस, अदरवाइज रीयूनियन कैन टेक प्लेस। मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। 1 to 4 सेंटीमीटर गैप should be there between cutting ends of वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के कटिंग एंड्स के बीच में 1 से 4 सेंटीमीटर गैप होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज राइट, अदरवाइज रीयूनियन मे टेक प्लेस। इज दैट क्लियर? ये बात आपको याद रखना है। सर्जिकल मेथड को आप परमानेंट मेथड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबिलिटी के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। एक बार ही कट करके टाई कर दिया तो इट विल बी इरिवर्सिबल, रिवर्सिबिलिटी के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच मेथड इज इरिवर्सिबल। मेजॉरिटी ऑफ मेथड्स आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बट दिस मेथड दैट यू गॉट सर्जिकल मेथड या और द परमानेंट मेथड, दिस इज कंप्लीटली इरिवर्सिबल मेथड। तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है, दिस इज इरिवर्सिबल मेथड। ये जो है इरिवर्सिबल मेथड है, आई एम टेलिंग यू दिस इज इरिवर्सिबल मेथड। तो कन्वेंशनल हो गया। और मॉडर्न नॉन स्कैल्पल, नॉन स्कैल्पल में आप स्कैल्पल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप वास डिफरेंस को कट नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, ऑक्लूजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड क्लिप्स। यहाँ पे सपोज दैट दिस इज वास डिफरेंस, तो यहाँ पे हीट क्लिप का आप इस्तेमाल करके इनके लाइगेशन एंड को चिपका देंगे। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे चिपका दिया है, राइट, ऑक्लूजन हो गया, अब स्पर्म की एंट्री पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसमें जनरली हीट क्लिप्स का इस्तेमाल करके इसको इस तरीके से चिपका देते हैं, इनके जो लाइगेशन एंड है उनको चिपका दिया जाता है। इज दैट क्लियर? लाइगेशन एंड जब चिपक जाएंगे तो
there will be no entry of the sperm. So this is non scalpel method. इसमें जनरली हम इस्तेमाल करते हैं डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स और इसके अलावा रिंग, एक डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स हो गया और एक रिंग फॉरसेप्स का आप इसमें इस्तेमाल करते हो. रिंग फॉरसेप्स इज मेनली यूज्ड टू होल्ड दैट वास्ट रेफरेंस. वास्ट रेफरेंस को होल्ड करने के लिए रिंग फॉरसेप्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पे नॉन स्कैल्पल में मेनली यूज ऑफ डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स, इसमें डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स का इस्तेमाल किया जाता है एंड इवन रिंग फॉरसेप्स का इस्तेमाल किया जाता है. रिंग फॉरसेप्स जनरली यूज्ड टू होल्ड द वास्ट रेफरेंस. उस वास्ट रेफरेंस को जब निकाला जाएगा तो होल्ड करने के लिए रिंग फॉरसेप्स चाहिए. एग्जैक्टली. तो दो डिवाइसेस का इसमें मेनली इस्तेमाल किया जाता है, दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. और इसमें स्किन को कट नहीं किया जाता, स्किन को पंक्चर्ड किया जाता है. पंक्चर्ड द स्क्रीन एंड दैट वास्ट रेफरेंस विल बी एक्सक्लूडेड आउट. एक्सक्लूजन ऑफ द वास्ट रेफरेंस विल टेक प्लेस. तो वास्ट रेफरेंस जो होगी वो एक्सपोज की जाएगी एंड देन ऑक्लूजन विल टेक प्लेस. रिंग फॉरसेप्स पंक्चर द स्किन, स्किन को पंक्चर किया जाता है, ना कि काटा जाता है. पंक्चर द स्किन, एक्सपोज्ड वास्ट रेफरेंस और उस वास्ट रेफरेंस के को ऑक्लूजन किया जाता है हीट एंड क्लिप्स से. एट द एंड ऑक्लूजन किया जाता है, ऑक्लूजन बाय हीट एंड क्लिप्स. हीट एंड क्लिप्स से उसका ऑक्लूजन किया जाता है. राइट. तो ये नॉन स्कैल्पल है और ये स्कैल्पल है. तो ये आप लिखिएगा, ये पॉइंट्स लिख लेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा वासेक्टोमी के बारे में. इसके बाद माय नेक्स्ट टॉपिक इज ट्यूबेक्टोमी. सो लिसन केयरफुली. इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्यूबेक्टोमी. व्हाट इज एक्जेक्टली ट्यूबेक्टोमी? जैसे कि मैंने वासेक्टोमी आपको बताया, दिस इज द इन वासेक्टोमी वी जनरली ब्लॉक द पैसेज ऑफ स्पर्म. वी जनरली कट द वास्ट रेफरेंस एंड टाइड इट. व्हाई वी नीड टू टाइड इट? बिकॉज वी नीड टू प्रिवेंट दी रीयूनियन अगेन. तो इसको टाई किया जाता है रीयूनियन को रोकने के लिए. ऐसे ही सेम प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है ट्यूबेक्टोमी में. ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को लिया जाता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब इज द पैसेज ऑफ द ओवम. वहीं वासेक्टोमी में पैसेज ऑफ द स्पर्म वाज वास्ट रेफरेंस. ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी में जो पैसेज ऑफ ओवम है दैट इज फैलोपियन ट्यूब. सो इन दिस केस वी कट एंड टाइट द फैलोपियन ट्यूब. हम जो है फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देते हैं. इज दैट क्लियर? जिससे कि ओवम के पैसेज, जो ओवम का जो पैसेज है, जो ओवम की एंट्री है, वो ब्लॉक हो जाती है. तो ट्यूबेक्टोमी में ये हमारा मेन एम होता है. तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप परमानेंट मेथड कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं और सर्जिकल मेथड भी कहते हैं. तो ये जो है परमानेंट, स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड है. तो यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी भी एक सर्जिकल मेथड होगी. कैसे? लिसन केयरफुली. ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी का मतलब समझ रहे हैं आप? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब, एक्टोमी मतलब cut, right? In tubectomy, in this process, this is the process of sterilization. ये process of sterilization है in female. Female में sterilization का process है tubectomy. Are you getting? इसमें हम क्या करते हैं? Cut and tied the fallopian tube. Fallopian tube को कट करके बांध देते हैं. टाइट इसलिए किया जाता है to prevent the reunion, right? ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मेनली रिवर्सिबल है. मतलब रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है बट चांसेस आर वेरी लेस. राइट, ये बात याद रखिएगा, चांसेस विल बी वेरी लेस. तो यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी में जनरली वी परफॉर्म, हम जो है परफॉर्म करते हैं टू मेथड्स. नंबर 1 मिनी लेप्रोटोमी, मिनी लैप भी बोलते हैं इसको, लेप्रोटोमी. एंड नंबर 2 लेप्रोस्कोपी. इन दोनों ही मेथड में स्मॉल इंसिजन परफॉर्म किया जाता है फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल रीजन्स. राइट. और उस स्मॉल इंसिजन से फैलोपियन ट्यूब को हम एक्सपोज करते हैं एंड कट करके टाइट कर देते हैं. लेप्रोस्कोपी में मेनली परफॉर्म किया जाता है. इन लेप्रोस्कोपी, राइट, इसमें जो ट्यूबेक्टोमी जो अचीव की जाती है, ट्यूबेक्टोमी अचीव्ड बाय लूप फॉर्मेशन. लूप फॉर्मेशन से अचीव की जाती है. सपोज दैट ये एक फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब. अब इस फैलोपियन ट्यूब में हम इस तरीके से लूप फॉर्मेशन कर देंगे.
तो लूप फॉर्मेशन क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला रीजन कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ओवम आगे कैरी नहीं हो पाएगा। तो लूप फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि उसको कट करके ही टाई किया जाए। लैप्रोटोमी में कट करके टाई किया जाता है, लेकिन लैप्रोस्कोपी में जनरली दिस इज अचीव्ड बाय लूप फॉर्मेशन। जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें लूप बना देते हैं जिससे ओवम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। एग्जैक्टली, तो ये भी एक तरीका है, राइट। तो दिस इज अचीव्ड बाय लूप फॉर्मेशन। और ये जो लूप फॉर्मेशन में ये जो बेस, दिस इज द बेस ऑफ लूप, जो बेस ऑफ लूप है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिलेस्टिक रिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, सिलेस्टिक रिंग। तो यहाँ पे बेसल रीजन ऑफ लूप constricted by सिलियास्टिक रिंग। सिलियास्टिक रिंग की हेल्प से कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है उसको, जिससे कि ओवम का पैसेज जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो लैप्रोटोमी में कट करके टाई किया जाता है। लैप्रोस्कोपी में जनरली वी what we perform, this is achieved by the loop formation and the basal region of the loop constricted by the ciliatic ring। ciliatic ring से constrict किया जाता है, and in this case also we block the passage of the ovum। is that clear? So this is also very simple। इसमें हम जो है block the passage of ovum। is that clear? And this process mainly achieved by स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमिनल रीजन, क्योंकि लोअर एब्डोमिनल में प्रेजेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबेक्टोमी एंड इसी के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर डन। इसके बाद माय अनदर टॉपिक इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन को इंड्यूस कैसे किया जाता है? देखिए, एबॉर्शन जनरली दो टाइप के होते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एक होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और दूसरा होता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन नेचुरली होता है, बाय चांस होता है, इसको आप मिसकैरेज भी बोलते हैं। वहीं इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो होता है दैट इज इंटेंशनल, वो पूरी तरीके से इंटेंशनल होता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहाँ पे मैं एबॉर्शन की बात कर रहा हूँ, इंड्यूस्ड एबॉर्शन आई विल डिस्कस इन डिटेल, प्लीज लिसन केयरफुली। इंड्यूस्ड एबॉर्शन देखिए, प्लीज लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट इज induced, next is what? Induced abortion that I am going to discuss. Please look at the board. इंड्यूस्ड एबॉर्शन की बात कर रहा हूं मैं। व्हाट इज एग्जैक्टली इंड्यूस्ड एबॉर्शन? देखिए प्लीज, अगर बात की जाए इंड्यूस्ड एबॉर्शन की, एबॉर्शन जनरली ऑफ टू टाइप्स। एबॉर्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड। स्पॉन्टेनियस, इसको आप मिसकैरेज भी बोलते हैं, अनइंटेंशनल होता है, ये जानबूझ के नहीं किया जाता है, राइट। फीमेल की हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है, या फीमेल कुछ ऐसा कंज्यूम कर लेती है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। दूसरा है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। दूसरा कौन सा है? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। दिस इंड्यूस्ड एबॉर्शन जनरली परफॉर्म मैक्सिमम 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। इसको 20 वीक के बाद परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट कैन बी द रिस्कियर फॉर द मदर हेल्थ। मदर लाइफ के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस हो सकता है आफ्टर द 20 वीक। ये बात आपको याद रखनी है। इट कैन परफॉर्म, इंड्यूस्ड एबॉर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, कैन परफॉर्म अप टू 20 वीक्स, because after that it can be very risky for the mother and it can be the very life threatening also। और ये एबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर सेवरल मेथड्स टू इंड्यूस एबॉर्शन। एबॉर्शन को जनरली इंड्यूस कब कराया जाता है? एबॉर्शन जनरली किस किस केस में कराया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर कोई अनवांटेड चाइल्ड है, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर हो गया है, या कोई रेप विक्टिम है, इज दैट क्लियर, या फिर वो जो चाइल्ड है वो एक उसको कोई कॉन्जेनिटल डिजीज है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है, या फिर उस बच्चे के पैदा होने से माँ की जान को खतरा हो सकता है, तो उस केस में भी एबॉर्शन को इंड्यूस कराया जाता है। आर यू गेटिंग?
तो एबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए हमारे पास मेथड है वैक्यूम एस्पायरेशन, दूसरा सलाइन सॉल्यूशन भी आप इस्तेमाल करते हैं, तीसरा नॉन सर्जिकल और कुछ ड्रग्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और सर्जिकल इवैक्यूएशन। ये हमारे पास मेथड है एबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए, इवैक्यूएशन। वैक्यूम एस्पायरेशन में क्या किया जाता है आपको पता होना चाहिए। वैक्यूम एस्पायरेशन में with the help of this method we need, with the help of the aspiration process, aspiration से we can remove the uterine content, uterine content को निकाला जा सकता है। Is that clear? With the help of creating of vacuum aspiration, by the creating of vacuum aspiration के लिए devices आती हैं, उसको create करके you can remove the uterine content by this method, by using aspiration remove the यूटेराइन कंटेंट्स। तो यूटेराइन कंटेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है बाय यूजिंग दिस मेथड वैक्यूम एस्पायरेशन। इसके बाद सलाइन मेथड की हम बात करें। सलाइन मेथड में हम जनरली सलाइन सॉल्यूशन देते हैं, राइट। इंट्रोड्यूस सलाइन सॉल्यूशन, और सलाइन सॉल्यूशन विद सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, वाटर के साथ सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है, एंड एडिंग ऑफ सम ड्रग्स ऑल्सो, एडिंग ऑफ some medicines also। फीमेल को सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है जिसमें कि सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन होता है, और कुछ मेडिसिन भी ऐड की जाती है जिससे कि एबॉर्शन हो सके। तीसरा जो मेथड है नॉन सर्जिकल और ड्रग्स। सर्जिकल इवैक्यूएशन मतलब सर्जिकली रिमूव किया जाता है। तीसरा है नॉन सर्जिकल, और ड्रग्स का आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं दैट इज मिफप्रिस्टोन। मिफप्रिस्टोन का इस्तेमाल करके, जो कि एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल है, अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले आपको, इस एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल्स का आप इस्तेमाल करके, राइट, प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक कर सकते हैं। एंटी प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक कर देते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है एक प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। जैसे ही आप ये एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसको देते हैं किसी भी फीमेल को, तो वहाँ पे उसका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चालू हो जाती है, और जैसी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चालू हुई आफ्टर गिविंग दिस, तो उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम वॉल के साथ साथ जो यूटेराइन कंटेंट है वो सब कुछ बाहर आ जाता है। सिंपल। आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी तभी होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कब स्टार्ट होता है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल खत्म हो जाता है, गिर जाता है, तब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। व्हेन यू विल गिव दिस एंटी प्रोजेस्टेरोन टू द फीमेल, देन व्हाट विल हैपन, तो होगा क्या कि प्रोजेस्टेरोन का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा और प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह पाएगी। जो भी यूटेराइन कंटेंट है, जो भी एंडोमेट्रियम कंटेंट है, दैट विल बी स्लफ ऑफ थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो सडनली मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा और दैट विल बी स्लफ ऑफ। तो ये कुछ तरीके हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन के। इसके बाद भाई अनदर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज कंप्लीटली सोशल स्टिग्मा and it should be banned. And if you are going to perform this process, MTP, medical termination pregnancy, then that is only possible in some cases. Is that clear? कुछ cases में ही MTP को perform किया जाता है। You know, MTP can control the population, it can check the population, but that is not meant for that. ये इसका मतलब ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोसेस को ही परफॉर्म नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस प्रोसेस को परफॉर्म करने से दैट कैन बी द वेरी थ्रेटनिंग प्रोसेस फॉर द मदर लाइफ। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इसलिए एमटीपी को कुछ कंडीशंस में ही परफॉर्म किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ एक्ट भी बनाए, एमटीपी एक्ट 1971, राइट। इवन एमटीपी में फीमेल फिटिसाइड्स भी कराया जाता है जिससे सेक्स रेशियो पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। एमटीपी का मतलब क्या है कि उसमें जो है प्री मेच्योर डिलीवरी, यानी कि प्री मेच्योर एक्सपल्सन ऑफ द यूटेराइन कंटेंट और द एम्ब्रियो, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बिफोर द फुल टर्म, बिफोर द फुल टाइम, बिफोर द 9 मंथ, अगर किसी भी ड्यूरेशन में प्री मेच्योरली निकाल दिया जाता है यूटेराइन कंटेंट को, दैट यू कॉल्ड एमटीपी, बट दैट इज पॉसिबल ओनली इन सर्टेन कंडीशंस एंड दैट इज नॉट फॉर एवर। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखिए एमटीपी की बात करते हैं। अनदर टॉपिक इज एमटीपी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टॉपिक। देखिए प्लीज एमटीपी। Now I am going to discuss about the MTP, यानी कि medical termination of pregnancy. Listen carefully. MTP और medical termination of pregnancy की बात कर रहे हैं। देखिए प्लीज, listen carefully. MTP की बात करते हैं।
एमटीपी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सी माय नेक्स्ट टॉपिक इज एमटीपी और द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, राइट। एमटीपी यानी कि मेडिकल, फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई, और द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? दिस इज द एक्सपल्सन ऑफ यूटेराइन कंटेंट और द एक्सपल्सन ऑफ द प्रीमेच्योर इंडिविजुअल और द एम्ब्रियो फ्रॉम द यूटेरस, दैट यू कॉल्ड एमटीपी। यानी कि बिफोर फुल टाइम इसको परफॉर्म किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप इसको बोलते हैं। सो यू कैन इजिली डिफाइन दिस इज वेरी सिंपल टू डिफाइन। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रीमेच्योर एक्सपल्सन ऑफ यूटेराइन कंटेंट और द एम्ब्रियो, जो कि डेवलप भी नहीं हुआ है, उसका प्रीमेच्योर एक्सपल्सन किया जाता है बिफोर फुल टर्म, यानी कि टाइम पूरा होने से पहले ही उसका प्रीमेच्योरली एक्सपल्सन कर दिया गया। इसे आप कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट यू कॉल्ड व्हाट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जो मेडिकल टर्मिनेशन परफॉर्म की जाती है, यानी कि एमटीपी जो परफॉर्म की जाती है, राइट। अगर मैं बात करूँ टोटल फीमेल जितना भी कंसीव करती है एनुअली, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जितना भी कंसीविंग है, पूरी कंसीविंग का 20% अबॉर्शन हो जाता है, राइट। दिस इज द डाटा। 1/5 ऑफ ऑल कंसीविंग अबॉर्टेड, यानी कि 20% ऑफ ऑल कंसीविंग बिकम अबॉर्टेड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 20% एमटीपी परफॉर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड, right, every year, worldwide every year of total conceiving, फीमेल जितना भी कंसीव करती है उसका 20% अबॉर्ट हो जाता है। दिस डाटा कैन फ्रेम एज क्वेश्चन, राइट। और यू कैन सी, इसको दूसरे फॉर्म में भी यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी में, 40 to 50 मिलियन अबॉर्शन होते हैं एवरी ईयर, हर साल इतने अबॉर्शन हो जाते हैं। एंड दिस इज द मेजर मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। एमटीपी का मिसयूज भी होता है, और एमटीपी के मिसयूज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में एमटीपी एक्ट पास किया। आर यू गेटिंग और नॉट? एक पॉइंट और लिखेगा आपको यहाँ पे, एमटीपी इज सेफ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 12 वीक्स तक एमटीपी सेफ होती है। Medical termination of pregnancy is completely safe up to 12 weeks, but after 12 weeks this is completely unsafe. तो 12 weeks के बाद ये पूरी तरीके से unsafe process माना जाता है, and this is life threatening for the female or the woman के लिए life threatening हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने एमटीपी के बढ़ते हुए रेट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 1971 में एमटीपी एक्ट पास किया। इससे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, तो उसके बारे में जान लीजिए। इन 1971 MTP Act passed by the Indian government। इस एक्ट का जो मेन एम था, मेन एजेंडा था इसका, टू प्रिवेंट दी मैटरनल डेथ को रोकना ड्यू टू अनसेफ एमटीपी को परफॉर्म किया जाता था, जिसकी वजह से मैटरनल डेथ बढ़ती जा रही थी, और इंडियन गवर्नमेंट ने फिर मैटरनल डेथ को कम करने के लिए इस एक्ट को पास कर दिया। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? बाद में 1971 एमटीपी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ इन 2002, राइट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। दिस एमटीपी एक्ट 1971, याद रहे, अमेंडमेंट, इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ बाय 2002 में इसमें संशोधन हुआ, और उसके हिसाब से एमटीपी कैन परफॉर्म इन सर्टेन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू दैट amendment,
पहले जो प्रेगनेंसी एमटीपी परफॉर्म की जाती थी 12 वीक्स तक, अब वो 20 वीक्स तक हो गई। अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट एमटीपी कैन परफॉर्म अप टू 20 वीक्स। एमटीपी को 20 वीक्स तक परफॉर्म किया जा सकता है इन सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में इसको परफॉर्म किया जा सकता है 20 वीक्स तक। और ये कंडीशन कौन कौन सी है? कंडीशन नंबर 1, इफ देयर इज चांसेस ऑफ मालफॉर्म एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो में कोई कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है या मालफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है तो उसको अबॉर्ट किया जा सकता है, ये बात याद रखना। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर, अगर उसको कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है फीटस को या मालफॉर्म्ड एम्ब्रियो है तो उस केस में एमटीपी को परफॉर्म किया सकता है। ये मेजर पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एग्जाम में। दूसरा केस, इफ दैट प्रेगनेंसी इज रिस्कियर टू मदर, अगर वो प्रेगनेंसी मदर के लिए रिस्कियर है, यानी कि माँ की जान को खतरा है उस चाइल्ड की डिलीवरी की वजह से, तो उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन, इन केस ऑफ सेक्सुअल असोल्ट के केस में या रेप केस के केस में भी एमटीपी को परफॉर्म किया जा सकता है। और इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर फेल हो जाए तो उस केस में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है तो उस केस में भी एमटीपी को परफॉर्म किया जा सकता है। राइट, एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं उनका नाम लिखवा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो मैं काफ़ी सारे आपको मेथड बता चुका हूँ, वैक्यूम एस्पायरेशन मेथड, सैलाइन सॉल्यूशन मेथड, सर्जिकल इवैक्यूएशन इसको बोलते हैं, है ना, मेडिसिनल मेथड्स, तो ये सब मेथड्स मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन टू मेजर इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर मेनली यूज्ड टू परफॉर्म द एमटीपी। दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऐसी है जो कि एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए दी जाती है, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। यू नो, टू इंपॉर्टेंट मेडिसिन विच परफॉर्म दी एमटीपी, जो कि एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। राइट, इज दैट क्लियर? देखिए प्लीज लिसन केयरफुली दैट आई एम डिस्कसिंग। टू इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स which induce abortion. Number 1, मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है सबसे पहले। एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है। ये एक तरह का प्रोस्टेग्लैंडिन होता है, राइट, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। और दूसरा आपको पता ही है, एक फ्रेंच मेडिसिन है मिफप्रिस्टोन, RU486, RU कंपनी का नाम है, 486 नंबर है। तो मिफप्रिस्टोन एक फ्रेंच मेडिसिन है, एंटी प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों मेडिसिन देने के बाद फिर वैक्यूम एस्पायरेशन या सैलाइन सॉल्यूशन जैसे मेथड को अडॉप्ट करके या सर्जिकल इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ करने से पहले ये दोनों मेडिसिन देना जरूरी है। आफ्टर दैट एमटीपी कैन परफॉर्म। इसके बाद अनदर टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पास किया 1994 में, जब उन्होंने देखा कि आए दिन फीटल फिटिसाइड्स के केस बढ़ते जा रहे हैं। राइट, सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो चुका है इंडिया का, खासकर इंडिया के नॉर्थर्न रीजन में, हरियाणा, यूपी, बिहार, हर जगह फीमेल फिटिसाइड्स होने लगा, यानी कि मिसयूज होने लगा प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का। राइट, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग फीमेल फिटिसाइड्स को रोकने के लिए, इसका एक्ट का जो अल्टीमेट एम था वो ये था कि टू प्रिवेंट द फीमेल फिटिसाइड्स। एंड उस एक्ट में ये जितने भी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है, चाहे वो सोनोग्राफी हो, चाहे वो एमनियोसेंटेसिस हो, XYZ, ऑल आर बैन, उन सभी को बैन कर दिया गया। एग्जैक्टली, तो ये बात आपको याद रखनी है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो नेक्स्ट इज प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, 1994।
1994 प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। एंड व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, इस एक्ट का जो अल्टीमेट एम था, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस एक्ट, टू प्रिवेंट द फीमेल फिटिसाइड्स, फीमेल फिटिसाइड्स को रोकने के लिए, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड्स इंडिया में परफॉर्म होने लगा। इज दैट क्लियर? सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने लगा, सेक्स रेशियो घटेगा तो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बढ़ेंगे, लड़कियां शादी के लिए नहीं मिलेंगी। इज दैट क्लियर? अगर लड़कियां नहीं होंगी सो सेक्स अब्यूज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये क्राइम्स को रोकने के लिए ये लॉ, ये एक्ट लाना बहुत जरूरी था। एम टू प्रिवेंट दी फीमेल फिटिसाइड्स, फीमेल फिटिसाइड्स को रोकने के लिए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट पास किया गया और ये इसका एम था, राइट। तो इस एम के अकॉर्डिंग बैन किया गया, बैन दी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, जितने भी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट थे उनको बैन कर दिया। और उसमें मोस्ट पॉपुलर टेस्ट थे एमनियोसेंटेसिस और सोनोग्राफी। क्योंकि लोगों ने क्या काम किया, इनका मिसयूज करना स्टार्ट किया। दिस एक्ट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मिसयूज ऑफ दिस डायग्नोस्टिक एक्ट। और मिसयूज करने के बाद फीमेल जैसे उन्होंने सेक्स डिटरमाइन किया और पता चला कि द न्यू बॉर्न विल बी फीमेल, तो फीमेल फिटिसाइड्स करा दिया, राइट। दैट इज कंप्लीटली सोशलिस्टिक बाय इन आवर सोसाइटी। तो उन सब बातों को बैन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1994 में इस एक्ट को पास किया, राइट। तो इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।